कराची के मुस्तफ़ा कत्ल केस के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। अदालत ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया है। ये अहम डेवलपमेंट है क्योंकि कातिल जो है वो बड़ी अपनी तरफ से फुल प्रूफ प्लानिंग करके गया था और वो जब कत्ल करने के बाद फरार हुआ और वापस भी आ गया और उसने अब ये समझा कि सब जो है वो अच्छा हो गया है और अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये बात जिंदगी भर सामने नहीं आएगी। लेकिन उस अजीम माँ ने, मुस्तफ़ा की माँ को यकीनन एक अजीम माँ थी जिसने पुलिस का ताउन ना मिलने के बावजूद अपने तौर पर रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए उसकी रिपोर्ट्स निकलवाई, सीडीआर निकलवाई और फिर पुलिस को कहा और मालूम हुआ कि उसका बेटा, उसका लाडला बेटा कत्ल कर दिया गया है सफाकाना तरीके से। लड़की का मामला सामने आया कि लड़की के ऊपर इन दोनों की लड़ाई हुई थी। कुछ हुआ इस तरह के मुस्तफ़ा को कत्ल करने के बाद अरमगान और उसका एक साथी जो उसके बचपन का दोस्त था शहराज, ये कराची से फरार हो गए। ये कराची से फरार होके कहाँ गए ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। अरमगान 5 फरवरी को मुतमईन हो गया कि जी अब जो कुछ होना था हो गया, अब मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि ये एक ताकतवर बाप का ताकतवर बेटा था जो 40 गार्डों के साथ डिफेंस, कराची डिफेंस में निकलता था, तो इसे खौफ की अलामत समझा जाता था। अरमगान का वालिद कामरान बॉस या कामरान डॉन, ये कौन है ये भी मैं आपको शेयर करूंगा। मुस्तफ़ा की लाश को कोयला बन गई थी क्योंकि गाड़ी में लाश को जलाया गया था। इतना जुल्म किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतलात ये है कि लाश नहीं, जब मुस्तफ़ा को जलाया गया, मुस्तफ़ा उस वक्त जिंदा था। तसव्वुर करें कि उस वक्त क्या हालत होगी जब उसकी अंदर सांसें बाकी हैं, तो उसको जला दिया गया गाड़ी में, गाड़ी समेत गाड़ी आग लगा दी गई। आला कत्ल पुलिस ने बरामद करना था लेकिन फाजिल अदालत ने उनको रिमांड नहीं दिया अरमगान का, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि अब हम उस रिमांड के फैसले को ऊपर अदालत में चैलेंज करेंगे और उम्मीद है कि इस चीज़ की उनको इजाज़त मिल जाएगी। असलहा जो है वो, क्योंकि बेशुमार करोड़ों रुपए मालियत का असला था, अब इतने असले में पुलिस ने ये भी देखना है कि जो उसकी पोस्टमार्टम होगा मुस्तफ़ा का, उसके बाद उसकी वो फोरेंसिक होगी, फिर पता लगेगा कि ये जो गोली उसको मारी गई थी इतने बहुत से वेपन्स में से किस वेपन से निकाली गई थी, किससे चलाई गई थी। और फिर जिस बताया मैंने आपको कि किस जो है वो नाम की, किस पिस्टल की, किस वेपन की गोली है, इसका भी अंदाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। कामरान जो कि मुस्तफ़ा का अरमगान का वालिद है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मंशियात का कारोबार करता है और वो भी इंटरनेशनल सतह पे अमेरिकन नेशनल है और कराची के स्कूल कॉलेजेस में भी सप्लाई जाती है मंशियात की। एक तरफ तो हमारे हुक्मरान कॉलेज स्कूल से मनशियात को ख़त्म करने के लिए कहते हैं, नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ ये इस तरह के जो लोग हैं वो खुलेआम सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं। न सिर्फ दंदनाते फिरते हैं बल्कि उन्हीं अवाम को जिनके बच्चों को वो ये जहर दे रहे हैं, उन्हीं को अपने पाँव के नीचे रोंदने की कोशिश करते हैं इनके बच्चे। कराची के अमेरिका की शहरियत मैंने आपको बताया कि ये रखता है। इतलात यही है, अरमगान जो है वो बेटा और मुस्तफ़ा इसका दोस्त था। मुस्तफ़ा से कुछ अर्सा पहले ही इसकी दोस्ती हुई थी और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एक कोई क्रिप्टो करेंसी का कारोबार भी करता था, उसमें दोस्ती हुई मुस्तफ़ा के साथ। इसने कोई मंशियात का काम भी किया। मुस्तफ़ा पे इस हवाले से एक FIR भी दर्ज हुई थी इससे पहले, जो इसकी थी इसकी मंशियात की, जो उसकी वालदा ने भी सुना है कि इस बात को तस्लीम किया है। और इस पे अरमगान के ऊपर पहले 4 मुकदमा दर्ज हैं। और जब मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया तो उसकी गाड़ी बलूचिस्तान लेकर गए थे और मुस्तफ़ा की गाड़ी नॉन कस्टम पेड थी। अब आप खुद सिस्टम को देखें। वो अक्सर मैं सोचता हूँ कि ताहिरुल कादरी साहब के साथ हज़ार इख्तलाफात सही, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब एक बड़ी अच्छी बात करते थे। वो कहते थे चेहरे नहीं, निज़ाम बदलो। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान इस मुश्किल दौर में पहुँच चुका है, लेकिन इसके बावजूद चेहरे बदले जाते हैं, निज़ाम नहीं बदला जाता। जब तक इस निज़ाम को नहीं बदला जाएगा, और यही लोग हैं जो इस निज़ाम को बदलने नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जितना लुच्चा उतना ही ऊंचा, ये कानून इस वक्त नाफिज है।
اور جو اطلاعات ہیں کہ یہ دونوں جو ہے ارمغان اور اس کا جو دوست ہے شہریار، یہ سکردو چلے گئے تھے، اور وہاں جا کے یہ نیوز اخبارات اور یہ وہ سارا مانیٹر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ انہیں نظر آیا کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے 5 فروری کو واپس آ گئے، اور 6 فروری کو کیونکہ اس کو قتل کیا تھا اور یہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور خبروں پر نظر رکھی اور دیکھا کہ سب امن چل رہا ہے تو یہ واپس آ گئے۔ پھر وہی بات کہ پلاننگ کرنے والا، سب سے بڑا پلاننگ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو مرضی آپ کر لیں، جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، جو پلاننگ اس کی ہے اس کے آگے آپ نہیں ٹک سکتے۔ اور اس میں جو مارشا نام کی ایک خاتون تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید ملک سے باہر جا چکی ہے، اس کے اوپر ان دونوں کا جھگڑا ہوا تھا، ارمغان کا اور مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ نے مل کے پلاننگ کی اپنے دوست شہریار کے ساتھ، پلاننگ کر کے اس کو فون کر کے اپنے گھر بلایا گیا، اور وہ بھی بیچارہ آ گیا، اور آیا تو اس کو گولی مار دی گئی، گولیاں ماری گئی۔ اور ارمغان کے جو ملازمین ہیں انہوں نے یہ بات ساری ڈسکلوز کی تھی، جس کے بعد شہریار کا نام بھی اس میں آنا شروع ہوا۔ پھر جب شہریار کو بھی پکڑ لیا انہوں نے، تو شہریار کے بیسیکلی پہلے انہوں نے بڑے بھائی کو پکڑا تھا، جب اسے پکڑ کے لے گئے تو پھر شہریار بھی سامنے آ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ پولیس یہ کام کرتی ہے۔ شراز اور ارمغان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بچپن کے دوست تھے۔ اب یہاں پر آج کی جو کارروائی ہے لیٹسٹ، وہ یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کا حکم دے دیا ہے۔ درخواست جو تفتیشی افسر کی طرف سے دی گئی تھی اسے منظور کر لیا گیا۔ قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور سیکرٹری صحت قبر کشائی کے لیے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیں گے۔ قبر کشائی مکمل کرنے کی ہدایت کے بعد 7 روز میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ جو اس کے جو جسم کے ٹکڑے ہیں مختلف جو بچا ہے، کیونکہ وہ تو جس طرح جلایا تھا تو کوئلہ بن گیا تھا، وہ تو اس کا جو بچا ہوگا اس کو فرینزک کے لیے بھجوایا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم سے زیادہ میرے خیال میں تو فرینزک کا کام ہے، پوسٹ مارٹم تو ہو گیا اس بیچارے کا۔ تفتیشی افسر نے قبر کشائی کی درخواست دی تھی جسے منظور کیا گیا، اور اب ملزم کا ڈی این اے بھی کیا جائے گا تاکہ اس کو اس کی والدہ کے ساتھ میچ کیا جائے۔ پھر اس کے ڈی این اے سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔